हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चलने वाले हैं एक ऐसे देश में जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जहां जन्म हुआ था खुद भगवान बुद्ध की, जिसके सिपाहियों के नाम से आज दुनिया की दुश्मन थर्रा जाती है। और भाई, जिस देश पे आज तक कोई विदेशी ताकत पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाया है, यह देश कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। क्या हाल है भाइयों और बहनों। मैं हूं आकाश और आज है हमारे शो हर देश की अपनी कहानी का दूसरा एपिसोड। अगर आपने पहला श्रीलंका वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाकर देखें, और सब्सक्राइब वाला बटन में दबाना मत भूलना जो नीचे दिख रहा है। भाई जाओ जल्दी से दबाओ। चलो भाई, पहले समझते हैं नेपाल है कहाँ। भारत के नक्शे में ऊपर उत्तर की तरफ देखो तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड पश्चिम बंगाल के ऊपर एक लंबी सी पट्टी की तरह बना है नेपाल। तीन तरफ भारत से घिरा हुआ और उत्तर में चीन का तिब्बत से घिरा हुआ है। यह लैंडलॉक देश है, मीन्स इसके आसपास कोई समुद्र नहीं है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल करीब 1,47,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसे इंडियन स्टेट से कंपेयर करें तो यह उड़ीसा से भी छोटा है। और नेपाल की पॉपुलेशन 3 करोड़ है। इससे ज़्यादा तो भारत के एक सिटी दिल्ली एनसीआर में पॉपुलेशन है। और यही देश है जिसकी गोद में बैठी है दुनिया की छत, हिमालय। यही है माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाली में कहते हैं सागर माथा। ऊंचाई जिसका है 8,848 मीटर, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। अब चलिए हम बात करते हैं इतिहास की। बहुत सारे लोगों का मानना है कि किसी देश को अच्छे से समझने के लिए उसका इतिहास जानना जरूरी है, और यही मेरा भी मानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इतिहास में उतना पीछे ना जाकर चलते हैं साल 1768 से 69 में। गोरखा नाम की एक छोटी सी पहाड़ी रियासत के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने उस समय नेपाल के 3 मेन राज्यों काठमांडू, पठान एंड भक्तपुर को जीत लिया और बना दिया आज का नेपाल। और भाई, यहीं से जन्म हुआ दुनिया के सबसे बहादुर सिपाहियों का, जिनका नाम था गोरखा, जिनकी बहादुरी के किस्से आज भी इंडियन आर्मी में सुनाए जाते हैं और ये भविष्य में भी सुनाए जाएंगे। फिर आया 1814 से 16 का एंग्लो नेपाल वार। इसमें गोरखा फोर्सेस का सीधा टक्कर अंग्रेज़ों से हुई, जिसमें अंग्रेज़ों ने कुछ एरिया लिया बट पूरा नहीं जीत पाए, जिससे सुगौली की संधि हुई। कुछ इलाके गए, लेकिन नेपाल कभी किसी का उपनिवेश नहीं बना। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में यह एक ऐसा देश है जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ। और अब चलते हैं 1846 में। जंग बहादुर राणा ने सत्ता हथिया ली और शुरू हुआ 104 साल का राणा राज। राजा सिर्फ नाम का था, असली सत्ता राणा परिवार की थी। 1951 में ये राज खत्म हुआ, लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लेकिन 1960 में राजा महेंद्रा ने चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया एंड पार्टी लेस पंचायत व्यवस्था लागू कर दी। फिर कुछ समय बाद 1990 में बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, बहुदलीय लोकतंत्र फिर से लौटा। और यह जन आंदोलन 1996 से 2006 तक 10 सालों में गृह युद्ध की तरह बन गया था, जिसमें 17,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। बीच में 2001 में दर्दनाक रॉयल मैसाकर भी हुआ, जिसमें राजा वीरेंद्र का पूरा परिवार को मार डाला गया। बच गए केवल राजा वीरेंद्र, जिसलिए 2006 में शांति समझौता हुआ और 2008 में 240 साल की पुरानी राजशाही को ख़त्म करके नेपाल बना फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। एंड 20 सितंबर 2015 को नेपाल का संविधान बनकर लागू हुआ। और इसके कुछ दिन ही बाद साल 2025 में जिंजी प्रोटेस्ट हुआ। वहाँ की करप्ट गवर्नमेंट से असंतोष जनता ने उसे प्रोटेस्ट के जरिए उखाड़ कर फेंक दिया। और फिर इलेक्शन हुआ और बालिन शाह वहाँ के नए प्रधानमंत्री बने। यह नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री है। यही होता है जनता का असली पावर। अब चलते हैं नेपाल के मॉडर्न डे पे। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है एंड नेपाल की जनसंख्या जो 2025 में है वह 3 करोड़ है, जिसमें 7 स्टेट्स हैं। एंड वहाँ की जो प्रमुख धर्म में हिंदू बहुमत में 81%, बौद्ध 8%, इस्लाम 5%,
किरात 3% एंड ईसाई 2% है। एंड नेपाल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो नेपाली है, बट वहाँ 120 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। एंड नेपाल की जो लिटरेसी रेट है वो 77% है। एंड उसका जीडीपी जो है 45 बिलियन डॉलर है। और नेपाल की जो प्रति व्यक्ति आय है वो $1600 के अप्रॉक्स है। एंड वहाँ का जो करेंसी है उसे नेपाली रुपया कहते हैं। भाई एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल दुनिया का इकलौता देश है जो कभी ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र घोषित था। चलो भाई, अब हम बात करते हैं कल्चर की। तो यहाँ का मुख्य खाना है जो दाल भात तरकारी, बिल्कुल हमारे घर जैसा। और साथ में मोमोज। भाई मोमोज तो अब पूरे भारत में फेमस है। एंड असली मज़ा जो है नेपाल के मोमोज को खाने में कुछ और ही है। एंड अगर त्योहारों की बात करें तो दासिन और तिहार यहाँ के बड़े त्यौहार है, बिल्कुल हमारे देश में दुर्गा पूजा और दिवाली की तरह। एंड यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो वॉलीबॉल है। और क्रिकेट यहाँ अब तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। हाल में ही नेपाल क्रिकेट टीम ने कई बड़े देशों के साथ मैच खेला है एंड कुछ को जीता भी है। अब बात करते हैं नेपाल में सरकारें कैसे चलती है। तो नेपाल एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहां राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट होता है जो हमारे देश की तरह, एंड प्रधानमंत्री सरकार चलाता है। लेकिन 2008 से 2025 तक सिर्फ 17 सालों में 14 सरकारें बदल चुकी है एंड 8 अलग अलग प्रधानमंत्री भी बने हैं। मतलब भाई यहाँ सरकार जितनी जल्दी से बदलती है जितनी जल्दी हम मोबाइल में रिंगटोन बदल देते हैं। एंड अगर यहाँ की इकनॉमी की बात करें तो नेपाल की एक बड़ी सच्चाई है रिमिटेंसेस, यानी विदेश में काम करने वाले नेपालियों की कमाई जो जीडीपी का करीब 1/3 हिस्सा बनाती है। लाखों नेपाली युवा भारत, खाड़ी देश और मलेशिया, सिंगापुर में काम करने जाते हैं और अपने देश में जो पैसा भेजते हैं वो नेपाल की जीडीपी का 1/3 है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर भी नेपाल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। एंड टूरिज़्म सेक्टर यहाँ के बहुत लोगों को रोज़गार भी देता है एंड यहाँ के जीडीपी में लगभग 10% का भी योगदान देता है। अब हम बात करते हैं उस रिश्ते की जो सदियों पुराना है, भारत और नेपाल का रिश्ता। रामायण से आज तक ये रिश्ता जुड़ा है क्योंकि माता सीता के जन्म स्थान नेपाल के जनकपुर में माना जाता है। और भाई हमारे यहाँ कहावत है ना, भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का है, क्योंकि सदियों से दोनों तरफ शादी ब्याह होते आए हैं और आज भी होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। 1950 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप की वजह से आज भारत एंड नेपाल के बीच खुली सीमा है और लाखों नेपाली भारत में एंड भारतीय नेपाल में बिना वीज़ा एंड पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि नेपाल में टूरिज़्म इसका इकनॉमी में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है। एंड नेपाल में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस, हिमालय की गोदी में बसा देश इतना सुंदर है जैसा लगता है पूरा देश ही टूरिस्ट प्लेस है। जैसे कि काठमांडू दरबार स्क्वायर, यही है वो पुराना शाही महल इलाका जो माल्या राजाओं के ज़माने की नक्काशी और मंदिरों से भरा है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे गिना जाता है। एंड पशुपतिनाथ टेम्पल, भगवान शिव को समर्पित बागमती नदी के किनारे बना यह मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थानों में भी गिना जाता है, जो बिल्कुल वाराणसी जैसा महत्व रखता है। बुद्धनाथ स्तूपा दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में भी गिना जाता है। तिब्बती बौद्ध संस्कृति का बड़ा केंद्र है। शाम के वक्त यहाँ की परिक्रमा का नज़ारा देखने लायक होता है। शंभुनाथ मंकी टेम्पल, पहाड़ियों पे बना प्राचीन स्तूपा जहाँ से पूरी काठमांडू घाटी का नज़ारा दिखता है। और हाँ, यहाँ बंदर भरपूर मिलेंगे, नाम ही बता दिया कि यहाँ बंदर है। लुम्बिनी, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी गिना जाता है। और यहीं माया देवी टेम्पल एंड सम्राट अशोक की वो पत्थर का स्तंभ जिस पे खुद शिलालेख से ही ऐतिहासिक रूप से पुष्टि होती है कि भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। पोखरा, झीलों का शहर, पेवले लेक के किनारे बसा हुआ काफ़ी सुंदर सा शहर। यहाँ से अन्नपूर्णा पर्वतमाला का व्यू दिखता है। एंड जो पैराग्लाइडिंग के शौकीन हैं उनके लिए काफ़ी फेवरेट जगह है। चितावन नेशनल पार्क यूनेस्को साइट्स हैं। यहाँ मिलते हैं दुर्लभ वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स एंड बंगाल टाइगर। जंगल सफारी का असली मज़ा भी यहाँ उठा सकते हैं। एवरेस्ट रीजन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के करीब जाने का अनुभव करने वाले लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा जगह है। नमचे बाज़ार से गुजरते हुए शेरपा संस्कृति देखने को मिलती है। भाई ये ट्रैक आसान नहीं है, असली जुनून लोगों के लिए ही यह ट्रैक है। जनकपुर,
माता सीता का जन्म स्थान माना जाता है और यहीं हुआ था राजा जनक की बेटी सीता और भगवान राम की विवाह। यहाँ के जानकी मंदिर अपनी खूबसूरती, मिथिला शैली की वास्तुकला के लिए काफ़ी मशहूर हैं। तो भाई ये थी नेपाल की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो मिस हो जाएगा। एंड लाइक ज़रूर करिएगा। अगर ये वीडियो किसी दोस्त के काम आ सकता है तो उससे भी शेयर करें, इससे हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। एंड आपको भी पता है एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत एंड टाइम लगता है। एंड आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट कौन से देश पे वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का सादर नमस्कार।